चिट्ठा के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। इस वक्त हम खड़े हैं, ठीक सामने है 101 ताइपे, ताइवान की पहचान। और 2010 तक जो इमारत सबसे बड़ी पहचान थी दुनिया की ऊंची इमारतों में, नंबर 1 चैनल पर और नंबर 1 शो में ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और इस बीच आइए आपको बताते हैं कि चीन की सेना के अंदर ताइवान को लेकर किस तरह से सबसे बड़ा खौफ कायम है। ताइवान से जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूं, उसे पता चलता है कि चीन की नौसेना पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इसकी वजह है ताइवान के 2 बहुत ही सीक्रेट हथियार। इन दोनों हथियारों को खत्म करने के लिए चाइनीज नेवी ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं ताइवान का वो हथियार जिससे बीजिंग में बैठे कमांडर्स लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की नौसेना बहुत घबराई हुई है। चीन की नौसेना बहुत ज्यादा खौफ में है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर होने के बावजूद इस वक्त का डर समंदर में बहुत गहराई तक नजर आ रहा है। जब से चीन को पता चला है कि ताइवान की बहुत ही खास पनडुब्बी उसकी नौसेना में शामिल होने वाली है, चीन के हौसले तार-तार होते नजर आ रहे हैं। साढ़े 300 से ज्यादा जंगी जहाजों वाली ये ताकत इस वक्त ताइवान की पनडुब्बी का शिकार करने की लगातार प्रैक्टिस कर रही है। ऐसा डर तब है जब ताइवान के पास सिर्फ 4 पनडुब्बियां हैं, जबकि चीन की सबमरीन फोर्स में 60 पनडुब्बियां हैं और इनमें से भी 10 न्यूक्लियर पावर से चलती हैं। ताइवान की 4 पनडुब्बियों के बीच एक 5वीं पनडुब्बी कैसे चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है? कैसे एक पनडुब्बी चीन के कैरियर बैटल ग्रुप को खत्म कर सकती है? इसकी पूरी रिपोर्ट देखने से पहले देखिए ताइवान की नई पनडुब्बी के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। ताइवान की ये पनडुब्बी को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है और इसे यहाँ के लोग चीन को टक्कर देने वाले बड़े हथियार के रूप में देख रहे हैं। ताइवान दावा करता है कि ये पनडुब्बी उसने पूरी तरह से खुद बनाई है और अब इसे सितंबर में लॉन्च किए जाने की भी तैयारी है। लेकिन सितंबर में तो अभी काफी वक्त बाकी है और उससे पहले खबर ऐसी भी है कि चीन किसी भी दिन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। अभी तक पनडुब्बी का स्टेटस बहुत खुफिया रखा गया है क्योंकि चीन भी इसकी खूबियों के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। लेकिन उसको खतरा तो ताइवान की 4 पनडुब्बियों से भी है। ताइवान के पास अभी 4 पनडुब्बियों में से एक है SS-791 हाई शी, जिसे समुद्री शेर भी कहा जाता है। दूसरी है SS-792 हाई पाओ। ये दोनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पनडुब्बियां हैं जो ताइवान को 1970 के दशक में मिली थी। ये पनडुब्बियां 80 साल पुरानी हैं, लेकिन अब भी ऐसी घातक हैं कि चीन के जंगी बेड़ों पर घातक वार कर सकती हैं। दोनों को हाल में अपग्रेड किया गया है और ये दोनों युद्ध के लिए तैयार हैं। 我们与多兵种联合构建海空一体反潜作战体系，充分发挥多平台协同作战效能，使我的广度、深度、精度得到有效加强。 वैसे चीन को हाई शी और हाई पाओ के मुकाबले सबसे ज्यादा खतरा ताइवान की 2 और पनडुब्बियों से है। एक है SS-793 हाईलुंग, जिसे सी ड्रैगन भी कहा जाता है, और दूसरी है SS-794 हाई हू,
जिसे सी टाइगर यानी समुद्री बाघ कहा जाता है। 1980 के दशक में नीदरलैंड से ली गई ये पनडुब्बियां भी पुरानी है, लेकिन चीन के लिए तो बहुत ही घातक है। ये दोनों पनडुब्बियां हैवीवेट टॉर्पीडोज से लैस हैं और 2008 में इन्हें अमेरिका से खरीदी गई हार्पून मिसाइल से भी लैस किया गया है। इनके लिए 2017 में MK-48 टॉर्पीडोज भी खरीदे गए थे, यानी चीन को इन्हें बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो युद्ध के हालात में उनके कैरियर बैटल ग्रुप डूबने की कगार पर पहुंच सकते हैं। अमेरिका अभी तक ताइवान का वो सबसे बड़ा साझेदार है जो उसे पनडुब्बी से जुड़ी तकनीक देता है। आने वाले समय में ताइवान कुछ और देशों जैसे जापान की भी मदद ले सकता है, लेकिन फिलहाल चीन और उसके बीच करीब 180 किलोमीटर चौड़े समुद्री गलियारे में कोई नहीं है और ताइवान को अपनी हिफाजत खुद करनी है। ऐसे में ताइवान की नेवी को भी आक्रामक भूमिका में उतरना पड़ सकता है। ताइवान की पनडुब्बियों को रोकना चीन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। चीन के जंगी जहाजों के सोनार यानी पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता लगाने वाला रडार लगातार एक्टिव है। और ताइवान के आसपास गश्त लगा रहा है। चीन की एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले विमान लगातार ताइवान के आसपास उड़ान भर रहे हैं कि किसी तरह भी ताइवान की पनडुब्बियों का ठिकाना पता लग जाए। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में चीन ने हाल में बहुत ज्यादा निवेश किया है और उसने अपने कई हेलीकॉप्टर्स भी ऐसे उपकरणों से लैस किए हैं जो पनडुब्बियों का पता लगा सकते हैं। ये खास तैयारी सिर्फ और सिर्फ ताइवान पर हमले को लेकर है ताकि वो ताइवान स्ट्रेट जैसे वॉर जोन में फेल ना हो।我们多次搜索发现，稳定跟踪，模拟攻击目标，并展开综合防抗训练，全面提升了部队联合反潜作战能力。 चीन के डर से जाहिर है कि ताइवान को अपनी पनडुब्बी वाली ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का 7वां बेड़ा और उसकी पनडुब्बी वाली फोर्स चीन को रोकने के लिए हमेशा मौजूद है। लेकिन यूक्रेन में अमेरिका ज़ेलेंस्की को पुतिन के रहमो-करम पर छोड़ चुका है। लिहाजा ताइवान को भी इस बात को समझना होगा कि उसका सबसे बड़ा डिफेंस उसकी अपनी ताकत ही होगी। ताइवान के पास पनडुब्बियों का बहुत छोटा बेड़ा है, लेकिन ये चीन को जवाब देने की ताकत रखता है क्योंकि एक टॉर्पीडो भी बड़े से बड़े जहाज को डुबोने की ताकत रखता है। इसलिए चीन भी ताइवान की छुपी हुई ताकत को लेकर फिक्रमंद है। हालांकि पनडुब्बी चीन की तरफ से होने वाले पहले हमले को रोक नहीं सकती है, लेकिन इसका समंदर की गहराई में मौजूद होना चीन के वॉरशिप के लिए लाल लकीर खींचने जैसा होगा और इसके रहते हुए चीन के जंगी जहाज ताइवान की तरफ बढ़ने से घबराएंगे। जुलाई के महीने में ताइवान ने अपनी नौसेना का बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया था और इसे देखने के लिए ताइवान के राष्ट्रपति भी एक वॉरशिप पर आई थी। तब ताइवान की पनडुब्बियों की झलक दुनिया ने देखी थी और चीन भी तभी से इन पर लगातार नजरें गड़ाए हुए है। देखा जाए तो इस वक्त ताइवान और चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका की पनडुब्बियां भी ताइवान स्ट्रेट के गहरे पानी में लगातार गश्त लगा रही होंगी और एक दूसरे की टोह लेने की पूरी कोशिश में लगी होंगी। इस बात पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। पानी के अंदर छुपा हुआ ये वो हथियार होता है जिसके बारे में दुश्मन को हमले से पहले पता तक नहीं चलता। इसलिए ताइवान इसी ताकत को अब अपने सबसे बड़ा हथियार बनाने की राह पर है, लेकिन चीन वाला खतरा तो उसके सामने खड़ा हुआ है।
सिर्फ 2021 में ही चीन ने 961 मिलिट्री विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ के लिए भेजे थे। इनमें 17% तो Y-8 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, जो खासकर ताइवान की सबमरीन वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए थे। 2022 के आंकड़े तो इससे भी ज्यादा गंभीर हैं, जो सीधे युद्ध वाले माहौल को तैयार कर रहे हैं। वैसे ताइवान से ज्यादा चीन को अमेरिका की नेवी से भी खतरा है, और साथ में जापान की पनडुब्बियां भी इस इलाके में चीन पर नजर नहीं रखेंगी। इस बात को मानना गलत होगा। यानी चीन के सामने खतरा चौतरफा है। सतह और आसमान पर वो चाहे ताइवान के मुकाबले बहुत पावरफुल नजर आए, लेकिन पानी के नीचे कौन किसको टारगेट करेगा, ये तो युद्ध के वक्त ही पता चलेगा। और ऐसे में ताइवान तो चीन को बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब देखिए वो और कौन से वेपन सिस्टम हैं जो ताइवान को अमेरिका से मिल सकते हैं, या जो ताइवान ने पिछले कुछ महीनों में खुद तैयार किए हैं, ताकि उसका हाल यूक्रेन की तरह ना हो और चीन ताइवान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। क्योंकि अगर ताइवान ने जवाब दिया और चीन उसका मुकाबला शुरुआत में नहीं कर पाया, तो शी जिनपिंग के हमलावर वाले ख्वाब पहली स्ट्राइक की नाकामी के साथ ही चकनाचूर हो सकते हैं। ताइवान ने बहुत आक्रामक होने की ठान ली है। ताइवान की पनडुब्बी ही नहीं, ताइवान की एक मिसाइल भी तैयार है, जो चीन पर गहराई तक जाकर हमला कर सकती है। ताइवान की नई मिसाइल कितनी खतरनाक है, ताइवान की मिसाइल कितनी दमदार है, कितनी जोरदार है, इस मिसाइल का कयामत वाला धमाका कैसे जिनपिंग के होश उड़ा सकता है, कैसे उनका दबदबा एक झटके में खत्म कर सकता है, ताइवान की नई मिसाइल चीन को कैसे डरा सकती है, सब दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले देखिए कि चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन कर चुका है। ऐसा रोज हो रहा है जब उसके कई फाइटर एक साथ ताइवान के आसमान में एंटर करते हैं। जिनपिंग ऐसे हालात बनाकर ताइवान को न सिर्फ भड़काना चाहते हैं, बल्कि वो बाइडेन को भी अमेरिका की मजबूरी का एहसास कराना चाहते हैं। ये शी जिनपिंग का बहुत बड़ा ख्वाब है कि वो ताइवान को पूरी फोर्स के साथ चीन के अंदर मिला ले, लेकिन बड़ा सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को जरूर नुकसान पहुंचा सकता है, जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। लिहाजा अब देखिए चीन के कौन कौन से शहर ताइवान की गेम चेंजर मिसाइल के टारगेट पर हो सकते हैं। ये बीजिंग है, चीन की राजधानी, चीन की आन बान शान, और यहाँ का सुकून ताइवान की नई मिसाइल एक बटन दबाए जाने के बाद खत्म कर सकती है। सवाल है कि क्या इस शहर को टारगेट बनाकर ताइवान चीन को सबसे बड़ी टक्कर देगा। ये शंघाई शहर है, चीन की आर्थिक कैपिटल और एशिया के साथ पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला महानगर। इस शहर पर जिनपिंग को सबसे ज्यादा नाज है। क्या ये शहर भी ताइवान की रेंज में है? अगर ताइवान की नई मिसाइल इन शहरों पर पड़ी तो तबाही कितनी ज्यादा होगी। इसे समझने से पहले आप ताइवान की नई मिसाइल की डिटेल जान लीजिए। ताइवान ने ऐसी क्रूज मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का नाम है यूनफैंग। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि चीन का एयर डिफेंस इसे रोकने में कामयाब रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर थी, लेकिन अब ताइवान ने इसकी रेंज बढ़ाकर 2000 किलोमीटर तक कर दी है। ताइवान ने यूनफैंग क्रूज मिसाइल पर 1996 में काम शुरू किया। तब चीन ने कई मिसाइल परीक्षण करके ताइवान को डराने की कोशिश की थी। चीन को लेकर ताइवान एकदम से ऐसा आक्रामक क्यों हुआ, इसे भी समझने की जरूरत है।
क्योंकि चीन की दबाव और धमकाने वाली नीति के बावजूद ताइवान अपने डिफेंस की बात जरूर करता है, लेकिन ऐसा तेवर कि वो चीन की राजधानी पर हमला कर देगा, ताइवान का ऐसा जोश नहीं देखा गया है। इसलिए अब इस मिसाइल की रेंज देखिए जिसने ताइवान के अंदर जोश भर दिया है। अगर 2000 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को ताइवान से लॉन्च किया गया तो ये बीजिंग तक हमला कर पाएगी, जो इससे 1850 किलोमीटर दूर है। इसी तरह चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई, जो 835 किलोमीटर दूर है, वो भी इसकी रेंज में होगी। चीन का वुहान शहर, जहां से कोरोना वायरस निकला, चीन के इस बड़े शहर की ताइवान से दूरी 1000 किलोमीटर है। चेंगडू, जहां चीन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, 1830 किलोमीटर की दूरी पर वो भी ताइवान की जद में होगा। और चीन का एक और बड़ा शहर ग्वांजू, जो पहले ही 780 किलोमीटर पर ताइवान का करीबी टारगेट था। ये ताइवान की सीक्रेट मिसाइल है जिसका डर चीन को भी सता रहा है। यही वजह है कि चीन के रक्षा मंत्री तक अपनी परमाणु ताकत का जिक्र कर चुके हैं। कुल मिलाकर अपनी खतरनाक परमाणु मिसाइल और अपने एटम बम पर पहली बार चीन इतना खुलकर बोल रहा है। अब तक जो चीन अपने परमाणु असलहे पर खामोश रहता था और चुपचाप उनकी रेंज बढ़ाने पर काम करता था, वो अब दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में न लें। और ऐसा वो ताइवान के मुद्दे पर एक तरह से अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ही ताइवान का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है और इस वक्त ताइवान को नए हथियार देने की मांग अमेरिका में लगातार उठ रही है। चीन को ताइवान के हाथों बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़े, ऐसा तो बाइडेन भी देखना चाहेंगे, जापान भी चाहेगा और पूरा क्वाड चीन का यही हश्र देखना चाहेगा। अमेरिका में जिन बड़े हथियारों को ताइवान को फौरन सप्लाई करने की बात की जा रही है, अमेरिका से लगातार मांग उठ रही है कि ताइवान को फौरन 66 नए F-16 दे दिए जाएं। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान के पास जो F-16 मौजूद हैं, उनकी तादाद 200 के पार पहुंच जाएगी। F-16 एक मल्टी रोल फाइटर है और ये दुनिया का सबसे कामयाब फाइटर माना जाता है। ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। ताइवान पहले से ही ऐसे 140 फाइटर जेट उड़ा रहा है और उसके पायलट इस विमान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। F-16 का सौदा फाइनल हुआ तो ये चीन के लिए बहुत डराने वाली बात होगी। वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका किसी भी तरह के हथियार ताइवान को सप्लाई करे। अब देखिए ताइवान की दूसरी बड़ी डिमांड, यानी M1A1 एब्राम टैंक। ये टैंक गजब का है। ये अमेरिका का मेन बैटल टैंक है। इसकी फायर पावर का कोई मुकाबला नहीं। दोनों खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने इसका बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया और अब ये यूरोप में नेटो की फ्रंटलाइन फोर्स का भी सबसे आक्रामक हथियार माना जाता है। अगर ये टैंक ताइवान को मिलता है तो वो ऐसे तमाम मोर्चों को हैंडल कर सकता है जहां चीन अपनी फोर्स को ताइवान की जमीन पर उतार सकता है। 67 टन की ये भारी भरकम मशीन जब चलती है तो युद्ध में मौजूद सैनिकों को एक अलग भरोसा देती है। अमेरिका का ये टैंक 120 मिलीमीटर की गन से लैस है। इस टैंक में 42 गोले रखे जा सकते हैं। M1A1 एब्राम टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चलता है और ये फुर्ती से दुश्मनों का निशाना बनने से भी बचाती है। और अब तो अमेरिका में जो नए वर्जन के ऐसे टैंक शामिल किए जा रहे हैं, उनमें APS यानी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है ताकि दुश्मन की मिसाइल से ये बचा रहे। ताइवान अमेरिका से ऐसे 102 टैंक लेना चाहता है। जब ये टैंक सप्लाई होंगे तो जमीन पर भी ताइवान की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा M109 तोप भी है जो अमेरिका वाली शॉपिंग लिस्ट में ताइवान की तीसरी बड़ी पसंद है। अभी ताइवान 40 साल पुरानी तोप इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब उसे जरूरत है नई आधुनिक तोप की। इसलिए वो अमेरिका से 40 M109 तोप खरीदना चाहता है।
ये तोप कई मायनों में भारत को मिली K9 वज्र की तरह है, जो टैंक नुमा व्हीकल पर लगी 155 मिलीमीटर की तोप होती है। ये 30 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर सकती है और हर गोला दागने के बाद अपनी पोजीशन बदल सकती है ताकि जवाबी हमले से बच सके। 1 मिनट में ये तोप 8 गोले दाग सकती है और चीन के किसी भी एडवांस को शुरुआत में ही जर्रे जर्रे में तब्दील कर सकती है। ऐसी तोप चीन के हमले की रफ्तार बहुत हद तक धीमा कर सकती है। इससे पहले आप देख ही चुके हैं कि ताइवान की पनडुब्बी और उनकी नई क्रूज मिसाइल यूनफैंग मिसाइल क्या कर सकती है और बीजिंग या शंघाई पर जवाबी अटैक भी मुमकिन है। सवाल है कि ताइवान से मिसाइल निकली तो कहां गिरेगी, किसे तबाह करेगी? अगर मिसाइल लॉन्च हुई तो क्या हमला रात में होगा या फिर हमला दिन दहाड़े किया जाएगा और पूरा जोर लगाकर किया जाएगा? हालांकि इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ताइवान और चीन के बीच अगर किसी तरह की जंग हुई तो ताइवान के तमाम जवाबी हमलों के बावजूद उसकी डिफेंस फोर्स चंद घंटे भी नहीं टिक पाएगी। ताइवान को चीन की रंग की आम बात हो गई है और अमेरिका से उसका तनाव एक नए लेवल पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा कैरियर बैटल ग्रुप के साथ दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास किया है, सिर्फ चीन को ये दिखाने के लिए वो ताइवान से अपनी बुरी नजरें हटा दे। ये अमेरिका के ऐसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं जिनकी धाक दुनिया मानती है। ये जब किसी भी इलाके में होते हैं तो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एक ऐसा कवच तैयार करते हैं जिसे कोई विमान क्या, कोई मिसाइल तक नहीं भेज सकती। अब सवाल है कि अमेरिका की इतनी बड़ी फायर पावर को काउंटर करने के लिए चीन क्या तैयारी कर रहा है। चीन के पास अमेरिका जितने तकनीकी रूप से खास नहीं लेकिन बड़े जहाज हैं जो बाइडेन की नेवी को टक्कर दे सकते हैं। चीन ने हाल ही में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग के साथ जापान और ताइवान के पास कई ड्रिल की हैं ताकि अमेरिकी नौसेना उसके इलाकों से दूर रहे। कुल मिलाकर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन का टकराव बहुत ज्यादा बड़ा है और बड़े दायरे में फैला हुआ है। इसलिए अगर इस वॉर जोन में टेंशन बढ़ी तो नौबत यूक्रेन से भी बड़े युद्ध की आ सकती है। इसका खतरा सामने नजर आ रहा है। ताइवान में युद्ध का डर तो लगातार बना हुआ है, लेकिन अब एक मर्डर यूक्रेन के बाद यूरोप के एक और देश पर रूस के हमले की वजह बन सकता है। इस मर्डर में यूक्रेन की एक महिला जासूस का हाथ बताया जा रहा है। ये दावा रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB ने किया है। हम बात कर रहे हैं पुतिन के गुरु की बेटी दरिया दुगिना की, जिसकी हत्या 20 अगस्त को एक कार धमाके में की गई थी। रूस का दावा है कि दरिया की मौत के बाद यूक्रेन से ये महिला जासूस एस्टोनिया फरार है। अब डर है कि पुतिन इस मर्डर का बदला एस्टोनिया से ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के बाद एस्टोनिया पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन में तबाही का काउंटडाउन शुरू। दरिया दुगिना की मौत का बदला लेगा रूस। यूक्रेन की जासूस ने किया दरिया का कत्ल। यूक्रेन जंग में स्पाई वॉर। सड़क किनारे आग की लपटों में घिरी एक कार, सड़क पर बिखरे तबाही के निशान और मौत के इस मंजर की तस्वीरें उतारते कुछ खौफजदा लोग। ये तस्वीरें 20 अगस्त को क्राइमिया में हुए उस कार बम धमाके की हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन जंग के वॉर प्लानर कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी
दरिया दुगिना की मौत हो गई थी। चूंकि मामला राष्ट्रपति पुतिन के करीबी से जुड़ा था, लिहाजा मौके वारदात पर रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB ने पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। मामले की शुरुआती तफ्तीश करने के महज 48 घंटे बाद ही रूसी सुरक्षा एजेंसी FSB ने एक महिला की तस्वीर जारी कर उसे दरिया दुगिना की मौत का जिम्मेदार बताया। FSB के मुताबिक दरिया दुगिना की हत्या यूक्रेन की एक लेडी जासूस ने की है। नाम नतालिया वोवेक, उम्र 43 साल, पेशा यूक्रेन की जासूस। नतालिया वोवेक फिलहाल रूस की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के वांटेड लिस्ट में पहले नंबर पर है और उसको दुनिया के सामने बेनकाब करने के इरादे से ही रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB ने नतालिया वोवेक की तस्वीर ही जारी नहीं की है, बल्कि बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। FSB के मुताबिक दरिया दुगिना की हत्या की आरोपी नतालिया 23 जुलाई को अपनी बेटी के साथ क्राइमिया आई थी और उसी इमारत में रुकी थी जिसमें दरिया रहा करती थी। जिस वीडियो को FSB ने रिलीज किया है, उस वीडियो में नतालिया को इमारत में घुसते हुए और इसके बाद जल्दबाजी में क्राइमिया छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है। इस दौरान बॉर्डर पर वो गुलाबी रंग के ट्रैक सूट में दिखाई दे रही है। FSB का दावा है कि नतालिया ने अपनी कार मिनी कूपर में दरिया का पीछा कर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की और नतालिया जिस मिनी कूपर कार को चला रही थी वो कजाकिस्तान में रहने वाली उसकी दोस्त की है। FSB का कहना है कि अपने मिशन के अंजाम तक पहुंचाने के बाद नतालिया रविवार को रूस छोड़कर एस्टोनिया फरार हो गई। FSB के मुताबिक वो नतालिया के प्रत्यार्पण के लिए एस्टोनिया की सरकार के संपर्क में है। ये तस्वीरें दरिया दुगिना की याद में रूस की राजधानी मॉस्को में रखे गए एक श्रद्धांजलि समारोह की है। इस दौरान सैकड़ों लोग इस श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर अपनी बेटी को याद करते हुए अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा कि वो एक बहादुर लड़की थी और अपने देश के लिए एक हीरो बनना चाहती थी। У нее не было страха, правда. И последнее, когда мы с ней говорили на фестивале традиции, она говорит мне: папа, я чувствую себя воином, я чувствую себя героем. Я хочу быть таким, я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दरिया दुगिना के कत्ल को एक घृणित अपराध करार दिया है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक दरिया की हत्या क्रूर घटना है। क्रेमलिन के मुताबिक दरिया दुगिना को मरणोपरांत ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया गया है। यूक्रेन ने दरिया की मौत में उसके सीक्रेट एजेंसी के हाथ से साफ तौर पर इंकार किया है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर उसे दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल यूके के मुताबिक दरिया दुगिना के पिता अलेक्जेंडर दुगिन ने राष्ट्रपति पुतिन से अपनी बेटी के कत्ल के बदले की मांग की है। दरअसल दुनिया को ये डर सता रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन दरिया दुगिना की मौत का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर उसके स्वतंत्रता दिवस पर कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके अलावा दरिया के कत्ल के बाद यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ने का भी खतरा पैदा हो गया है। चूंकि रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB का कहना है कि दरिया की कातिल और यूक्रेन की जासूस नतालिया वोवेक एस्टोनिया भाग गई है, लिहाजा रूस नतालिया को गिरफ्तार करने के लिए एस्टोनिया पर दबाव डाल सकता है और अगर एस्टोनिया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो रूस एस्टोनिया पर हमला भी कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इस जंग का दायरा पूरे यूरोप में फैल सकता है। Я в це вірю 100%, щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону, в Європі, в усьому світу, треба здобувати перемогу. Перемогу в боротьбі проти російської агресії, а отже потрібно звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація міжнародного. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के नागरिक प्रतिष्ठानों
और सरकारी ढांचे पर बड़ा प्रहार करने वाला है। अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की आशंका जता रही हैं, तो यकीनन खतरा बड़ा है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे अपने नागरिकों से अपील की है कि वो फौरन कीव छोड़ दें। अमेरिका के अलावा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस दरिया दुगना की मौत का बदला जरूर लेगा और उसके निशाने पर कीव समेत यूक्रेन के अहम शहर होंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस बदले की ये कार्रवाई 24 अगस्त को करेगा। 24 अगस्त को यूक्रेन अपना 31वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और ये भी एक संयोग है कि उसी दिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 6 महीने भी पूरे होंगे। लिहाजा उन्होंने देश की जनता के नाम एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो रूस के हमले के खतरे के चलते अलर्ट रहें। Маємо бути свідомі того, що цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог, але і будь-який інший тиждень за ці півроку Росія робила те саме постійно, гидке і жорстоке. Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти. Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску. यूक्रेन जंग के दौरान ब्रिटेन की सेना के एक टॉप कमांडर जनरल पैट्रिक सैंडर्स का कहना है कि ब्रिटिश आर्मी को रूस के साथ सीधी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। उनके मुताबिक इससे पहले कि यूक्रेन जंग की चपेट में पूरा यूरोप आ जाए, उससे पहले ब्रिटेन को यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए मैदान जंग में कूद जाना चाहिए। ब्रिटेन जंग के दौरान यूक्रेन को भारी तादाद में हथियार सप्लाई करने के अलावा यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने का प्रशिक्षण भी दे रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन की सेना के रॉयल मरीन का एक दस्ता कीव में तैनात है। इसके अलावा ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2 बार कीव जाकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। Recognize Russia's annexation of Crimea or any other Ukrainian territory. In the face of Putin's assault, we must continue to give our Ukrainian friends all the military, humanitarian, economic, and diplomatic support that they need until Russia ends this hideous war and withdraws its forces from the entirety of Ukraine.